नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोट बैंक की अहमियत की। दरअसल ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में 22% की दलित आबादी है और ये वोट बैंक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी वोट बैंक के सहारे मायावती न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में अपनी धमक का एहसास कराती रही है। लेकिन 2014 के बाद से ऐसा हुआ कि मायावती धीरे धीरे अर्श से फर्श की तरफ जाने लगी। एक जमाने में मायावती की बोला करती थी, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन सबसे दलित वोट बैंक का उसके बाद से वो शिखर से शून्य पर आ गई। माना यह गया कि 2014 के बाद से दलित वोट बैंक उसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खड़ा नजर आया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक तरीके से अपराजय जैसी स्थिति में है। लेकिन अब दलित वोट बैंक पर सबकी अपनी अपनी दावेदारी है और सभी लोग अब न केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बल्कि अब तो काशीराम का भी नाम लेने लगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है, वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए रायबरेली तक पहुंच गए। ये माना जा रहा है कि भले ही समाजवादी पार्टी और बसपा में एक जमाने में की आपसी जो कड़वाहट थी, जो तकरार थी, वो उत्तर प्रदेश के ही नहीं देश के सियासी जगत में बेहद ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक तरीके से उसको सभी लोग उसको देखते और समझते थे और एक तरीके से बड़ी मशहूर थी ये अदावत। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे काशीराम को सभी अपनाने लगे और अब इस देश में कांग्रेस भी नजर आ रही है। कांग्रेस जिसने अभी आने वाली 9 तारीख को जब काशीराम जी की पुण्यतिथि होगी, उस दिन वो एक दलित गौरव सम्मान एक यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। तो क्या दलित वोट बैंक सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम हो गया है? आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एक-एक आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। ओम प्रकाश जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से और अनिल यादव जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। आप तीनों का ही बहुत-बहुत स्वागत। आज हमने पैनल बहुत छोटा रखा है ताकि सबको अपनी बात कहने का मौका मिल सके। लेकिन आज शुरुआत हम करते हैं अनिल यादव जी से। अनिल जी, आपको भी काशीराम जी की याद आने लगी? देखिए, ये इस तरह का जो सवाल है ये मुझे लगता है मानस जी उन पार्टियों से पूछना उचित होगा जो दलितों को वोट के रूप में देखते हैं। जहाँ तक हमारी बात है, हम लोग तो बात करते हैं दलितों के उत्थान की। हम लोग बात करते हैं कि भाई समाज में उनको बराबरी का दर्जा मिले, नौकरियों में उनको बराबर का अधिकार मिले और जिस भी परिस्थिति जो आज है उसमें उद्धार हो सके। जहाँ तक मानस जी अगर आप पिछली भूमिका देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक दल ऐसा जरूर रहा है कि जिसने दलितों के नाम पर राजनीति करी, उस राजनीति का फायदा उठाया और निश्चित तौर पर ये कहूंगा कि निश्चित तौर पर उस समाज का उत्थान नहीं हो पाया। अगर बात करें तो एक पार्टी है भारतीय बीएसपी, आप जानते होंगे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ उस समाज को वोट के रूप में इस्तेमाल किया गया। उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि उनका खुद का जरूर उद्धार हुआ। जो चप्पलें उनकी हवाई जहाज से आनी शुरू हो गई, लेकिन गरीब का पैर आज भी नंगा का नंगा ही रह गया। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि जब जब दलितों पे अत्याचार हुआ, चाहे मथुरा की घटना हो, आपको याद होगा कि किस तरीके से एक दलित बेटी का के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी जो डेड बॉडी थी उसको जला दिया गया, परिवार को देखने तक नहीं दिया। तो उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी रही जो वहां पर खड़ी रही। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी दिल्ली से चलकर मथुरा पहुंचे और योगी जी ने तमाम तरह की पुलिस लगाई, लेकिन रुके नहीं किसी से भी। तो ये होता है कि समाज के साथ खड़ा होना, उनका साथ देना। जहां तक बात है ऐसे दलों की, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीति के लिए सब काम करते हैं। और देखिए, दलित हो या कोई और समाज हो, कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। हर समाज ये चाहता है कि जो भी उसकी बात करेगा, जो उसके उत्थान की बात करेगा, विकास की बात करेगा, वो उसके साथ खड़ा रहेगा। और जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, जब से आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण शुरू किया है, तब से चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे किसी भी समाज की आप बात कर लीजिए, आज जो देश को बचाने की दिशा में राहुल गांधी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मुझे लग रहा है आवाज नहीं जा रही है।
ओम प्रकाश जी के पास चलते हैं। ओम प्रकाश जी, दलित वोट बैंक जो आपने बड़ी मुश्किल से मायावती से सेंधमारी कर अपने पाले में किया था, अब समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस भी इसकी प्रबल दावेदार हो रही है। काशीराम जी की पुण्यतिथि पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन, उसके बाद पूरे महीने लगातार कार्यक्रम। और महाराज जी, हर पार्टी को अधिकार है किस नेता और किसके नाम पर कब वो क्या कार्यक्रम करेंगे, वो हर दलों का अधिकार है और होना भी चाहिए। लेकिन एक चीज खास जनता देखती है कि जब जब चुनाव आता है तब तब जात की राजनीति का बोलबाला बढ़ जाता है। जितने विपक्षी दल घटक हैं, ये जहां जात की बात करते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी गरीब की बात करती है। और इसीलिए हमारी सरकार की, चाहे प्रदेश सरकार में हो चाहे केंद्र सरकार में हो, हम गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के विकास के लिए हम तमाम योजनाएं चला रहे हैं, जिसको पूरा देश देख रहा है। हम न तो जाति देखते हैं, न क्षेत्र देखते हैं, न संप्रदाय देखते हैं, न पूर्व न पश्चिम देखते हैं। हमारी योजनाएं, केंद्र सरकार की 37 योजनाएं इस समय पूरे देश में चल रही है। कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि किसी योजना में किसी क्षेत्र, किसी जात के साथ भेदभाव हुआ। हाँ, ये बात और है कि जिन पार्टियों ने कभी किसी का नाम नहीं लिया, चुनाव आते ही अचानक उनको ओबीसी प्रेम, किसी को दलित प्रेम, किसी को मुस्लिम प्रेम, किसी को अगड़ा और पिछड़ा प्रेम, किसी का नारा एमवाई, किसी का नारा पीडीए, इस तरह की चीजें दिखाई पड़ने लगती है। और इसको जनता बखूबी जानती है, बखूबी जानती है कि ये जो चुनावी समय में ये चुनावी नेता जो घर से बाहर निकले हैं, वह किस लिए क्यों इसका प्रयोग करें। मेरा ये मानना है मानस जी कि जैसे हमारे कांग्रेस के साथी हैं, इन्होंने 75 साल में 58 साल राज किया। हमारे मनोज भाई बैठे हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारें रही। तो इनको कम से कम जब डिबेट पर आते हैं और जब हम बताते हैं भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की 9 साल, प्रदेश सरकार की 6 साल की योजनाओं को हम बताते हैं, तो इनको भी बताना चाहिए कि साहब, जब हमारी 4 बार सरकार थी और केंद्र में जब हमारी 58 साल सरकार थी, तो हमने दलितों के लिए ये किया, मुसलमानों के लिए ये किया, हमने ओबीसी के लिए ये किया। ये इनको बताना चाहिए, लेकिन कोई बताता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का केवल एक मुद्दा है, वह मुद्दा है विकास का। चाहे वो क्षेत्र का विकास हो, चाहे वो किसी का भी विकास हो, वह विकास ही उसका मुद्दा। और चुनाव में जब हम जाते हैं तो दूसरों की तरह एमवाई का, पीडीए का नारा नहीं देते। हम तो जनता के बीच में जाते हैं, चाहे हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जाए, चाहे हमारा बूथ स्तर का जो है कार्यकर्ता जाए, वो जनता के बीच में जाता है और वो बताता है। तो क्या बताता? वो प्रदेश और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में आम आदमी को बताता है। और यही कारण है कि विपक्षी दलों को मानस जी 2014 से आज तक कोई सफलता नहीं मिली। वो इसलिए नहीं मिली कि ये जात की राजनीति करते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और जब ये सरकार में थे तो उन जातियों के लिए कुछ नहीं किया, जब चुनाव आया तो वोट मांगा। लेकिन हमारी सरकार 14 और 17 में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने आजमाया, लेकिन आज बार बार दोहरा रहे हैं। 2014 से उत्तर प्रदेश में जो हमारे दोनों भाई बैठे हैं, इनकी क्या हालत है। 2014 से कोई चुनाव जीत पाए, चाहे वो नगर निकाय हो, 2 विधानसभा हो, 2 लोकसभा हो, जिला पंचायत हो, कोई चुनाव नहीं जीत पाए। और न जीत पाए और न 2024 में इनको जीतने का जो मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, वो नहीं देख सकते। आप देखिए कि एक छात्र जो पढ़ता है, अगर वो 100 नंबर में 1 नंबर पाता है, 2 नंबर पाता है, और वो अपने घर वालों को आश्वस्त करे कि अगले परीक्षा में हम 100 में 100 पाएंगे, मानव जी संभव है। हम तो 80 में 73 तक गए हैं, आप कहाँ हो? आप 80 में 1 हो, आप 80 में जनता ने आपको 5 दिया, 19 में वो भी 2 गवा दिया, बचा 3। मेरा ये मानना है कि चाहे वो दलित की राजनीति हो, चाहे ओबीसी की राजनीति हो,
चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो, जिसमें विपक्षी दलों में होड़ मची है, इनको किसी प्रकार की जनता द्वारा स्वीकार्यता, सफलता इनको कतई मिलने वाला नहीं। मनोज जी, जी देखिए बोलिए, अनिल जी कंप्लीट करिए। जी 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 देखिए, मैं इनकी बातें सुन रहा था और पूरा लंबा चौड़ा समय इनको मिला, लेकिन कहीं इन्होंने ये नहीं बताया कि दलितों के लिए क्या हुआ। इन्होंने कहा हम गरीब की बात करते हैं। मुझे हंसी आ रही थी वो पार्टी। आप ही बता दो, आप ही 60 साल सरकार में रहे हो, बता दो। देखिए आपके बीच में नहीं, 60 साल सरकार में रहे हो, बता दो ना भाई। मानस जी, हमने नहीं बताया, आप ही बता दो, आप ही बता दो। ऐसे नहीं चलेगा। सुन लीजिए, मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं कि भाई जब आप बात करते हैं दलितों की या गरीबों की, तो आप ये क्यों नहीं बताते कि आज केंद्र की यूनिवर्सिटीज में कितने दलित प्रोफेसर हैं, आपकी सरकार में कितने सेक्रेटरीज हैं जो दलित हैं। आप घुमाइए मत बात को। गरीबी एक बात है, जाति अलग बात है। कभी उत्तर प्रदेश में किसी को गरीब होने की वजह से घोड़े पे चढ़ने से नहीं मना किया गया, लेकिन दलित होने की वजह से घोड़ी पे चढ़ने से मना किया गया है, मूंछ रखने पे मारा गया है। और आप बात कर रहे हैं सहारनपुर में जब आपकी सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो आपकी पार्टी के सांसद है राघव लखनपाल, उन्होंने एक यात्रा निकाली थी और जो दलितों की झुग्गियां जला दी गई थी वहां पर, और उल्टे उसमें एसएसपी का ट्रांसफर तक करा दिया गया था। आप बात कर रहे हैं दलितों की। मैं जानना चाहता हूं कि भाई कितना कितना आपने मथुरा की घटना भूल गए। आप ही की पुलिस थी वो, उस दलित बच्ची की लाश को उसके परिवार को देखने तक नहीं दिया गया। और तो और राजनीतिक दलों को छोड़िए, मीडिया के साथियों को भी पीटा गया था वहां पर। यदि प्रियंका गांधी जी नहीं जाती, यदि राहुल गांधी जी उस जगह पर नहीं जाते, राहुल गांधी, सोनिया मैं तथ्यों में बात कर रहा हूँ। बताइए आपने क्या किया दलितों के लिए, आप कुछ योजना स्पेसिफिक बता दीजिए। चलिए मनोज यादव जी के पास चलते। मनोज यादव जी, काशीराम पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिक्के के दो, सागर के दो ऐसे छोर थे जो कभी आपस में मिल नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी सियासी मजबूरी रही, आपको मिलना पड़ा। अब आप इस हद तक मजबूर हो गए कि आपको काशीराम जी का भी नाम लेना पड़ रहा है, उनकी मूर्ति का भी नामकरण करना पड़ रहा है। सारी कवायद सिर्फ दलित वोट बैंक के लिए ही तो ना। देखिए मानस जी, एक बात तो सत्य कही हमारे बीजेपी के साथी ने कि वो लगातार चुनाव जीत रहे, तो चुनाव जीत रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो चाहे दलितों का वोट हो या अति पिछड़ों का वोट हो, पिछड़ों का वोट हो या जनरल कैटेगरी का वोट हो, उनको वोट का एक बड़ा परसेंटेज मिल रहा है, इसीलिए वो सफल है। और सफलता होने की वजह से अहंकार में वो सफलता परिवर्तित हो गई। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि ये वाला कौन सा पैमाना है कि भाई अगला चुनाव यही जीतेंगे। ये बात तो नहीं कही जा सकती है, ये परीक्षा थोड़ी नहीं है, तो जनता के बीच की परीक्षा है। जनता जिसको चाहेगी, समाजवादी पार्टी 2017 में 47 सीटों पे थी और यहाँ पे गठबंधन के साथ लड़ी 2022 में तो 125 सीटें हो गई। आप लगातार उपचुनाव जीत रहे थे, लेकिन जनता का मन मिजाज बदला। जनता ने घोसी में आपको हरा दिया, जनता ने आपको पश्चिम में जो खतौली विधानसभा थी वो आपको हरा दिया। तो जनता का मिजाज अगर बदलेगा तो निश्चय ही ये बात आएगी। लेकिन एक बात मैं कह दूं, घोसी की विधानसभा में एक बड़ा प्रयोग किया बीजेपी ने, और प्रयोग पिछड़ों को एकजुट करने का और दलितों का वोट इसलिए कोट करने की कोशिश की कि उसमें मायावती जी चुनाव नहीं लड़ रही थी। बीजेपी ने तमाम सारे मंत्रियों को लगाया, तमाम सारे वादों को जनता के बीच में जाके बताया, और मायावती जी ने भी इस जगह पॉइंट मेरा नोट कर, मायावती जी ने कहा दलितों से कि आप नोटा बटन दबाएंगे। तो रिजल्ट ये आया कि नोटा पे 1700 कुछ वोट पड़े और बाकी जो वोट है वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जी को मिला, और जिसमें बड़ी तादाद में, बड़ी तादाद का मतलब कह लो निर्णायक स्थिति में, क्योंकि जिस पत्रकार का व्यू ले रहे थे वो यही कह रहा था कि भाई दलित जिधर मूव कर जाएगा वो जीत जाएगा। तो जो दलितों का मूव हुआ है इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी थे उनकी तरफ, इससे यह संकेत हो गया है कि अब दलितों का मूव निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन की तरफ 2024 में होगा। उसके कारक हैं, कोई ऐसे हवा हवाई ना तो समाजवादी पार्टी कोट कर रही है और ना इंडिया गठबंधन कोट कर रहा है। अभी हाल में ही 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, उनका परिणाम यह तय कर देगा कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो या मिजोरम का चुनाव, इन सारे राज्यों में जो जीत होगी ये स्पष्ट कर देगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो या और राज्य जो अगल बगल उत्तर भारत के हैं, उनकी राजनीति की दशा और दिशा को तय कर देगा कि दलित का मूव किस तरफ है। और अगर कंस्टेंट बहुत ज्यादा लड़ाई वाला रहा, मान लीजिए 10-5 सीटों का अंतर रहा, तो निश्चय ये कहा जाएगा कि
और मैं खासकर राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते समझूंगा कि बीजेपी मजबूत स्थिति में। लेकिन अगर 70 और 30 की लड़ाई हुई या 80-20 की लड़ाई हुई, तब ये बात आप स्पष्ट जान लीजिए कि जब 2024 का चुनाव होगा, तब निश्चय ही एक बड़ा मूव होने जा रहा है देश में। और ये बात अब किसी से छिपी हुई नहीं है कि जो सर्वे आ रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो या अन्य स्टेट का, वो सर्वे बीजेपी के खिलाफ जाते हुए दिख रहे हैं। टीवी चैनल पे और बहसों में एक ये बात जरूर कही जा रही कि बड़ी कांटे की टक्कर है, लेकिन मुझे लगता है ये कर्नाटक की तरह ही चुनाव होने जा रहा है और कर्नाटक का परिणाम इस बात की पुष्टि करता है। जाहिर सी बात है कि इन राज्यों में त्रिकोणीय फाइट बहुत कम जगहों पे देखने को मिलेगी। कुछ सीटों पे इंडिया गठबंधन घटक दल के कुछ लोग लड़ेंगे और एनडीए का कोई भी घटक दल इन 5 राज्यों में नहीं लड़ने जा रहा। ये बात मैं बड़ी महत्वपूर्ण आपको कह रहा हूं, कोई भी घटक दल। मिजोरम की राजनीतिक स्थिति मुझे बहुत ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन जो 4 राज्य हैं, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसमें एनडीए गठबंधन का कोई भी दल नहीं है। इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि आने वाला समय दलित, पिछड़ा और जो आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा कि पीडीए का मूव होगा, वो मूव बड़ा मूव होगा। मानस जी, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी अतिशयोक्ति अब कहने और सुनने को बची नहीं। जी ओम प्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आप लोग सब लोग मिल करके मायावती के वोट बैंक पर सेंधमारी करेंगे, उनके महापुरुषों का नाम लेकर के आप कार्यक्रम चलाएंगे और मायावती शांत बैठी रहेंगी, यानी बहुत आसानी से आप लोग बंटवारा कर लेंगे मायावती के वोट बैंक का, या आपको लगता है कि कुछ प्रयास उनकी तरफ से भी किया जाएगा अपने वोट बैंक को बचाने के लिए? नहीं नहीं महाराज जी, ये जाहिर सी बात है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं, वो हर जात, हर संप्रदाय में वो प्रयास करते हैं कि चुनाव में उनको वोट मिले। अब कितना वोट मिलेगा या कितना लगातार वोट मिलता आया है, यह तो भी सोचने की बात है ना। चुनाव में तो सभी प्रयास करते हैं। हमारे कांग्रेस के साथी ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये बताइए कि दलित का वोट मांगने का अधिकार तो केवल 1947 से कांग्रेस को है, भले बाद में मायावती उत्तर प्रदेश में आ गई, आपने क्या किया? तो मैं बताना चाहता हूँ, बताना हमारा फर्ज भी है। भैया, देश के आज़ादी के 75 साल में आपने कभी दलित, कभी वंचित को आपने राष्ट्रपति नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी पहली बार दलित को दलित को राष्ट्रपति बनाया और सुनो, वंचित, सुनिए, वंचित को राष्ट्रपति बनाया। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो डेटा करो, डेटा लाओ, डेटा सामने लाओ, गलत बात नहीं। आपने सुनिए, आपने उसका विरोध किया। जानकारी कीजिए, माफी मांगिए इस बात पे, पहले माफी मांगिए। के आर नारायण किस जाति के थे? के आर नारायण किस जाति के थे? के आर नारायण किस जाति के थे? के आर नारायण किस जाति के? गलत बोला। पहला देश के पहले जो है वो कांग्रेस की देन है भाई। के आर नारायण जी का नाम सुना है, नहीं सुना है? अरे सुन लो, पूरी बात सुन लो। ठीक है, झूठ बोलेंगे, सुबह से शाम तक झूठ बोलेंगे। सुन लो पहले बात ना, फिर तो हल्ला चलेगा। माफी मांगो ना, पहले माफी मांगो, पहले माफी मांगो, माफी मांगो कि हम गलत बोल रहे हैं। माफी मांगो ना, किस बात के लिए, किस बात के लिए मांगे, किस बात के लिए मांगे? हमने नाम बता दिया, पहले दलित राष्ट्रपति का नाम बता दिया, इसलिए आता ना जाता बैठ जाते डिबेट में। अच्छा, आपने विरोध किया था, अब माफी मांगो। अब माफी मांगो कि दलित उम्मीदवार का और एक वंचित आदिवासी राष्ट्रपति का आपने विरोध किया। मैं क्या कर रहा हूँ, पहली बार 75 साल में जब हमने खड़ा किया तो आपने विरोध किया। आपने जो है अब शब्दों का प्रयोग किया। आपने राष्ट्रपति को, कांग्रेस के अधीर रंजन ने क्या कहा, आपने उनका क्यों विरोध किया? ये समाजवादी पार्टी और ये दोनों है। चलो ठीक है। दूसरी बात, मानस जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा मंत्री भारतीय जनता पार्टी में है। फिर से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा जो है मंत्री कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में। दूसरा, मनोज यादव जी, आप बात कर रहे थे, आप बात करते हैं घोसी की,
और आजकल सहयोगी दल भी आपके कांग्रेस हो गया है, गलबैया हो गई है। तो आप कर्नाटक की बात करते हो, आपको ऐसा बात करने से कर्नाटक आप ही जीत के आए हो। लेकिन मनोज भाई एक ईमानदारी से बताना, आप प्रबुद्ध माने जाते हो प्रवक्ता, कर्नाटक में कांग्रेस जीती तो लोकतंत्र था तभी तो जीती। अब तो विदेश में जाके नहीं कहोगे कि लोकतंत्र नहीं है। और घोसी में डीएम भी ठीक था और ईवीएम भी ठीक था, तो आप जीत गए तो हो अल्लाह नहीं बचाए। तो अब तो डीएम और ईवीएम की बात नहीं करेंगे ना, कि करेंगे। तीसरी बात, आप ये बताइए, घोसी तो जीत गए, आपको जनता ने 5 लोकसभा जिताई थी, बाद में 2 वो भी गवा दिया। आप अपने गढ़ जो जाति और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत बदायूं, कन्नौज, रामपुर, आजमगढ़ सबके सब तो हार गए कि नहीं हार गए। आप अपनी जो है वो जो आप जीते थे वो भी जनता ने आपसे छीन लिए। इस पर आपको मंथन करना चाहिए कि भाई जनता ने क्यों खींचा। और लास्ट बात, आप डिबेट में जितना बोल लो, 14 से मनोज भाई बोलते आ रहे हो, लेकिन अरे अंगुली ऐसे ना उठाओ यार, नीचे कर लो, ऐसे कर लो, फिर बोलने की बारी आएगी। दूसरी बात कि इस देश के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जानते हो क्या है, जब आप चुनाव में जाते हो तो जनता की कसौटी विकास होती है। विकास की कसौटी पर आप फेल हो। 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही, जनता के विकास की कसौटी पर आप भी फेल हो और कांग्रेस भी फेल है। अगर फेल न होती विकास की कसौटी पर तो 3 दशक से उत्तर प्रदेश और 10 साल से पूरे देश में 400 सीट पाने वाली आज समाजवादी सामने वो भिक्षा पात्र लेकर के खड़ी है। और सुनिए, दलितों का एक बात मानस जी मैं कह करके समाप्त करता हूं। भाई 1 मिनट सुन लीजिए, एक सेकंड में अपनी बात कह के समाप्त करता हूँ। मानस जी, मैं मनोज यादव जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भैया, जिनका आपने चीर हरण किया था, वस्त्र फाड़ा था, वो भी दलित थी, वो भी दलित नहीं थी, दलितों की नेता थी और मुख्यमंत्री रही। आप उसकी जान ले लेते अगर भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदेव द्विवेदी उस समय ना होते तो जिनको बुआ कहते हो ना, उसकी जान ले लेते हैं। आपको दलितों के बारे में करने की इच्छा अनिल जी, और आपकी जब सरकार थी तो आपने दलितों पर अनिल यादव जी, इसलिए दलित आपके साथ नहीं है। चलिए अनिल यादव जी अपनी बात करिए। जी, देखिए, जिसे इसे ही कहते हैं कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली बातें हैं इनकी, क्योंकि तथ्य तो इनको जानकारी है नहीं। पहले कह रहे हैं कि कोविंद जी जो हैं देश के पहले राष्ट्रपति बने। भैया पढ़ लिया करिए, KR नारायण जी का नाम सुनेंगे। मैंने कहा पहले राष्ट्रपति जिनका विरोध किया आपने, द्रौपदी मुर्मू का विरोध किया और आपने रामनाथ कोविंद का भी विरोध किया। शक्ल से आप पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं, चश्मा भी लगा रखा है, बात तो सुन लीजिए। नहीं, आपको यार नहीं लगते हो पढ़े लिखे, चुप रहिए, आप पढ़े लिखे नहीं लगते हो। सुन लीजिए। अरे ओम प्रकाश जी बड़े सीनियर पत्रकार भी रहे इससे पहले। नहीं तो शकल और अकल से पढ़े लिखे लग रहे हैं। सुनना चाहिए सबको। जब ये बोल रहे थे, इन्होंने गलत सलत जो भी बोला, जो भी बोला, आप भी बीच में बोल रहे थे, हम बोल रहे हैं, आप भी बीच में बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? चलिए सुन लीजिए। अच्छा चलिए अब अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भीख मांग रही। मैं बता रहा हूँ सीटों की भीख मांगना किसको कहते हैं। एक उत्तर प्रदेश में नेता है OP राजभर, उन्होंने योगी जी को कहा था कि जहां से आया है वहीं मठ में पहुंचा के छोड़ूंगा। मोदी जी के लिए कहा था कि देश में सबसे झूठा अनिल जी आपका नेटवर्क नहीं है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, प्लीज। कांग्रेस की आवाज खत्म है तो इनकी आवाज कहां से आएगी? हाँ चलिए, मनोज यादव जी सब आप लोग मिल करके अगर मायावती के बोर्ड वाइड पर ऐसी सेंधमारी करेंगे तो बहन की क्या करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने 5 राज्यों की बात करी और इसीलिए जानबूझ के कही मैंने कि ये दिशा तय हो जाएगी कि मूव किधर है देश के दलितों का। वो मैंने इसीलिए उदाहरण के साथ बताया। मायावती जी के वोट पे किसी भी तरीके ना, हाँ नहीं, बिल्कुल बात करिए ना। देखिए, उत्तर प्रदेश में मैंने हो गया सवाल इनका।
देखिए, हमने घोसी का उदाहरण दिया, हमने खतौली का उदाहरण दिया। अगर रामपुर पे कोई उतरा रहा है या आजमगढ़ पे कोई उतरा रहा है, तो उस पे जो दलितों का मूव था आजमगढ़ में, वो मायावती की पार्टी के कैंडिडेट पे गया। और जो दूसरा उदाहरण देते हैं रामपुर का, तो रामपुर में एक बड़ी तादाद में मात्र 27% वोट पड़ के चुनाव को किस तरीके से इन्फ्लुएंस में लिया गया, ये भी बात किसी से छिपी हुई नहीं। तो कमोबेश अगर हम 2022 के चुनाव के बाद के उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घटना की बात करेंगे, तो ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इन तीनों का मूव हुआ है, और मूव सरकार के खिलाफ हुआ है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी देख चुका है जनता, पता चल चुकी। अच्छा, आप दलितों की राजनीति करना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, लीजिए, आप एक राजनीतिक दल है, आपका भी हक है, लेकिन एम्पावरमेंट के रूप में आपने क्या किया? आप तो वही काम कर रहे हैं, वो आप शौचालय दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने स्पेशल दलितों के लिए दिया, या मकान दिया तो सबको दे रहे हैं, ये भी नहीं कि आपने दलितों के लिए दिया। दलितों के नाम पे बीजेपी ने कोई सिंगल स्कीम नहीं चलाई, ये फैक्ट है। अगर मानस जी मैं करेक्ट नहीं हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की मोदी जी, योगी जी की सरकार हो, दलितों के नाम पे ना कोई पॉलिसी है, ना कोई ऐसी कोई योजना है जिस पे हम चर्चा कर सके। उल्टे मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर दे रहा हूं कि उत्तर भारत में दलितों चार हुआ तो एक बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में लगभग 10 से 12, मेरा आंकड़ा अगर दुरुस्त है तो मैं, आप दुरुस्त करिएगा, दलितों सामंतवादियों ने गोलियों से छलनी किया, और लगभग उत्तर भारत में 12-15 दलितों की हत्या कर दी गई। किसकी सरकार में? योगी आदित्यनाथ, चौहान और मोदी की सरकार में, जो उत्तर भारत में आंदोलन हुए। उसका केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश रहा, उत्तर प्रदेश भी रहा, और भी राज्यों में रहा, चाहे वो राजस्थान रहा हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने किसी एक व्यक्ति का ना कहीं इनकाउंटर कराया, ना कोई बड़ा इस तरह का व्यवस्था की जिससे कि उनको सबको बड़ा दंड मिल सके। किसी को कोई एग्जाम्पल नहीं। लास्ट में एक बड़ी बात मोदी ने कही कि मेरे दलित भाइयों को गोली मत मारो, मुझे आके मार दो। यानी कि वो किसी को उकसा रहे थे कि प्रधानमंत्री को गोली मार सकते हो, लेकिन दलितों को गोली मत मारो। ये बात कह के वो ये बता रहे थे कि मैं असहाय हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता दलितों के लिए, सिर्फ गोली खा सकता हूं। तो शायद इम्पॉसिबल चीज है, प्रधानमंत्री गोली मारने जा रहा था। लेकिन ये बात, मैं इन सारी भी बातों को एक पल के लिए दरकिनार करना चाहता हूं। सबसे बड़ा जो दलितों का उत्थान हुआ मानस जी आजादी के बाद अब तक, वो था एक शब्द, सिर्फ आरक्षण। जो दलितों का रिजर्वेशन हुआ, चाहे पॉलिटिकल रिजर्वेशन रहा हो, लोकसभा तक, चाहे पंचायत तक रहा हो, या नौकरियों में आरक्षण की बात, या शिक्षा में आरक्षण की बात, इन 3 स्टेप से, आरक्षण शब्द एक है और 3 संस्थाएं ऐसी हैं, 3 ऐसे सेगमेंट हैं जिससे दलितों को एम्पावरमेंट मिला। उस दशा और दिशा में बीजेपी का ना तो कोई रोल है, और उसका लाभ उठाने का प्रयत्न जरूर बीजेपी मौजूदा राजनीति के तहत करती हुई नजर आ रही। जैसा कि अभी ओपी जी ने कहा कि सबसे ज्यादा दलित सांसद और विधायक उनकी पार्टी में, तो ये ना उन्होंने दिया था, ना ये उसके पक्षधर है। आज सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो भाजपा के दलित सांसद, विधायक, एमएलसी, और चाहे वो राष्ट्रपति तक लोग बैठे हुए हैं, वो दलितों के अत्याचार पे कोई सवाल नहीं उठाते, कोई सवाल नहीं। और वो तो की लड़ाई लड़ेंगे जब देश की संसद का उद्घाटन नई संसद का होता है, तो वहां आदिवासी दलित महिला जो राष्ट्रपति हैं, उनको नहीं आमंत्रण मिलता है, उनको नहीं वहां इंपॉर्टेंट रूप से महत्व दिया जाता है। चाहे वो वहां की जब आधारशिला रखी गई हो उसकी बात कर लिया जाए, तो ये बात देश की जनता को, आम जनता को, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, या अगड़ा हो, जो बीजेपी की विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखता है मानस जी, उसको स्पष्ट हो गया कि बीजेपी हमको छलने का काम कर रही है। इसलिए आने वाले समय में एक बड़ा मूव होगा। मैं बहुत सारी बातें आपके चैनल पे नहीं कह सकता, मेरे पास आंकड़े हैं, मेरे पास स्ट्रेटजी है, मालूम है मुझे सब कुछ, लेकिन मैं शायद वो टाइमिंग नहीं है कि मैं कुछ बातें कहूं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 90% दलित, 90% दलित उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ होगा। और जहां पे रिजर्वेशन वाली सीटें हैं वहां पे बीजेपी को वोट जरूर मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी आंकड़े इंडिया गठबंधन के पक्ष में ज्यादा होंगे, इसमें किसी तरीके का संदेह नहीं है जी। ओम प्रकाश राजभर जी, क्या यही वजह है कि आप इस आहट को भांप चुके और लगातार आपकी तरफ से भी, आपकी पार्टी की तरफ से भी दलितों को लेकर के बहुत सारे कैंपेन
अभी शुरू किए जाने, कुछ शुरू भी हो चुके, कुछ आने वाले वक्त में शुरू होंगे। अभी मोहन भागवत जी ने भी अलग अलग प्रांतों का दौरा किया, फोकस में था दलितों को लेकर के। संघ के स्वयं सेवक भी पहुंचेंगे, बीजेपी के लोग भी पहुंचेंगे। एक कोई बड़ा प्रोग्राम आप लोग भी करने जा रहे हैं, कुछ आभास हो रहा है आपको दलित वोट बैंक छिटक सकता है आपसे? महाराज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है प्रदेश में और केंद्र में, तब से ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी जात की राजनीति नहीं करती, और न उन नेताओं की तरह है जो चुनाव आते ही जाति और संप्रदाय की बात करते हैं। वो बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। और एक पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने तो खुलेआम नारा लगाया यम-वाई, और उसका अर्थ भी बताया। आज भी पीडीए का नारा लगा रहा है। और आपको मानस जी याद होगा कि जब 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी 39 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दोबारा जो है सरकार में आई, तो एक राष्ट्रीय नेता ने अपने पार्टी का आत्मचिंतन समारोह लखनऊ में किया। और जानते उसमें क्या बोले थे? इससे स्पष्ट हो जाएगा किस पार्टी के नेता और उसकी नीयत क्या है। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों से मिलकर के प्रत्येक विधानसभा में 20-20 हजार यादव और मुसलमानों का वोट कटवा दिया। अब तो आप स्पष्ट हो गए कौन जात की राजनीति करता है, कौन तुष्टीकरण की राजनीति करता है। नंबर 1। नंबर 2, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने मनोज भाई को, और वैसे भी समाजवादी पार्टी के अच्छे प्रवक्ता है। कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया मानस जी कि आपने सबको जो है शौचालय दिया, मकान दिया, उज्ज्वला योजना दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, जनधन खाता दिया, मुफ्त बिजली दिया, आपने तमाम सुविधाएं दी। और इनको ये भी कष्ट है कि आपने सबको दिया, तो इसमें कौन सा एहसान है कि आपने जो है दलितों को भी दे दिया। तो भैया 4 बार आपकी सरकार थी, आप दलितों को आवास दे दिए होते। जो हमने सुविधाएं दी है, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, उसको आप चला देते, आपकी भी बल्ले बल्ले। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इस बार दलित इंडिया गठबंधन को वोट देगा, 99% वोट देगा। लेकिन इंडिया गठबंधन का मतलब उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगी। ये मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। इस पर तो खुश हो गए मनोज भाई कि नंबर 1 पर समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी की जब 4 बार सरकार थी, तो इन्होंने दलितों का किस प्रकार से उत्पीड़न किया है उसको याद करके दलित मतदाता आज भी समाजवादी पार्टी के साथ वो जाने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं, फिर मैं कहूंगा तो कहेंगे बाबा भीम अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने संविधान निर्माता है। 75 साल देश की आजादी के बाद पंच तीर्थ, जहां जन्म लिया बाबा साहब, जहां मृत्यु हुई, जहां लंदन में पढ़े, जहां उनकी कर्म भूमि थी, उसको पंच तीर्थ के रूप में किसने उसको विकसित किया? भारतीय जनता पार्टी ने विकसित किया। और अगर दलित समुदाय हमारे साथ है नहीं, तो हमको इतनी रिकॉर्ड मतों से विजय प्राप्त कैसे होती है? और हम कोई भी योजना का भेदभाव नहीं करते। एक बात मैं और कहना चाहता हूं मानस जी, उससे आप भी सहमत होंगे और हमारे मनोज भाई भी सहमत होंगे। 2017 से उत्तर प्रदेश में जितने चुनाव हुए हैं, उसमें चुनाव के मुद्दे 2 ही रहे, तीसरा कोई मुद्दा नहीं रहा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एक मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश का विकास, और तब ये देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी ने क्या विकास किया, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वो उत्तर प्रदेश का क्या विकास किया। मैंने कहा 2 ही मुद्दे कहाँ है और रहेगा उत्तर प्रदेश में। मैं कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात नहीं करता, मैं तेलंगाना की बात नहीं करता, मिजोरम की बात नहीं करता, लेकिन मनोज भाई उत्तर प्रदेश में 2 ही मुद्दे थे, हैं और रहेंगे। एक विकास, महसूस करें मनोज भाई की विकास मुद्दा जरूर रहा। आपने सवाल भी उठाया कि हमने कोई विकास नहीं किया। हमने भी बताया जनता को कि हमने क्या क्या विकास किया, हमने बताया, और हर क्षेत्र में कहिए तो अभी गिना दूं आपको किया। और दूसरा मुद्दा, इस पर मुस्कुराना मनोज भाई, कानून व्यवस्था।
कानून व्यवस्था एक मुद्दा 17 में था, 22 में था, 14 में था, 19 में था, 24 में होगा कि उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था। आप देखिए मानस जी, जो ये बैठते हैं ना, ये बात करते हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान की, मिजोरम, तेलंगाना की, लेकिन ये मनोज भाई कभी नहीं कहते, पढ़े लिखे आदमी है, कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारतवर्ष में महिला अपराध कहाँ है। मानस जी आपको भी पता है और मनोज भाई को भी पता है। उस पर न इनका ट्विटर बोलेगा, न इनका जो है कोई बयान आएगा, न मतलब कि देश के उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां अपराध होता है तो कानून व्यवस्था के मानक दो हो जाते हैं, एक उत्तर प्रदेश वाला कानून व्यवस्था और एक दूसरे प्रदेशों वाला, जहां पश्चिम बंगाल है, जहां राजस्थान है, जहां छत्तीसगढ़ है, जहां दूसरी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। मानस जी आपको याद होगा ना, आज से कुछ दिनों पहले भीलवाड़ा में, राजस्थान में एक दलित 14 वर्ष की युवती को किस तरह से गैंगरेप हुआ, किस तरह से जलाया गया, किस तरह से टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश फेंक दी गई। क्या भाई बहन का ट्विटर बोला? नहीं बोला। क्या वहां भाई बहन फोटो सेशन कराने गए? नहीं गए। और जो हमारे अखिलेश यादव जी, जिनका ट्विटर रोज दिन में 12 बजे बोलता है, वो खोजते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश, प्रदेश नहीं पूरे देश में कहां कहां नुक्ताचीनी निकालनी है, लेकिन उनका ट्विटर मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने नहीं देखा कि पश्चिम बंगाल में एक चुनाव के दौरान हिंदुओं पर हमला बोला गया, मंदिरों को तोड़ा गया, तब ट्विटर उनका नहीं बोलता है। राजस्थान में महिला अपराध बढ़ता है तो नहीं बढ़ता। दूसरी बात मैं कहूंगा, मनोज भाई बहुत समझदार आदमी है और बड़ी ईमानदारी से डिबेट करते हैं। ये हमारे ऊपर एक और सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। मैं पूछना चाहता हूं महाराज जी, अगर हम गलत हो चाहे मनोज जी गलत हो, आपकी टिप्पणी करना भी बहुत जरूरी है कि आज पूरे देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल कहाँ महंगा है? बताओ मनोज भाई, कानून व्यवस्था तो बता दिया, महिला अपराध सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल भारतवर्ष में राजस्थान में महंगा है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने वैट वहां पर 3 से 4% अधिक अन्य प्रदेशों से लगाया। अब क्यों नहीं वहां महंगाई के सवाल उठाते हो? अब क्यों नहीं वहां कानून व्यवस्था की बात उठाते हो? आप नहीं उठाओगे, आपकी मजबूरी। मनोज जी, क्यों? दोहरे मापदंड, क्योंकि जब चुनाव जी दोहरे मापदंड का आरोप है मनोज जी की पार्टी पर। देखिए मानस जी, बीजेपी की सरकार है वहां आप कोसने पहुंच जाएंगे, जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है वहां आप चुप हो जाते हैं। देखिए, जो आपका सवाल था और जो विषय था आज की डिबेट का, मैंने जरूर एक दो उदाहरण दिए होंगे। हाँ, मैं उससे बिल्कुल नहीं हटने का प्रयास किया पूरी डिबेट में। मानस जी, मैं उसी पे लगातार बना रहा। मैं चाहता था इस डिबेट को जहां कहिए वहां लेके चला जाऊं, लेकिन मैं स्पेशल चूंकि इसी पे डिबेट थी, इसीलिए मेरे पास शब्दों का अभाव नहीं है कि मैं दलितों के मुद्दों पे बीजेपी को घेर नहीं सकता या जवाब नहीं दे सकता। मेरे पास बहुत डेटा भी है और मैं बोल भी सकता हूं बहुत देर तक। बीजेपी के साथी ने पेट्रोल, डीजल, महंगाई, दुनियादारी सब कुछ इसमें गिना दिया, दलित नहीं था। और हम विषय दलितों के ही मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे पास एक डेटा यह है कि बीजेपी हम पे आरोप लगाती कि MY फैक्टर समाजवादी पार्टी में काम करता है। निश्चय ही काम करता है, हमारा कैडर वोट है, लेकिन इनके पास है, इनका जो कैडर वोट है वो टीबी है, T फॉर ठाकुर, B फॉर ब्राह्मण। ये टीबी जो है ये देश के लिए बीमारी है। मैं ये आपको बिल्कुल स्पष्ट किए दे रहा हूं, बीजेपी के लोग सुन रहे होंगे, जो आपको लगता है वो लग जाने दीजिएगा, और नया कुछ MY का बनाना होगा तो बना लीजिएगा, लेकिन अगर देश के लिए कुछ बीमारी है तो ये टीबी है। और टीबी ने ही इस देश को सामंतवाद और मनवाद में कन्वर्ट किया, स्थापित किया। राजतंत्र की स्थापना करने में हजारों साल तक तो रहा ही, अब भी स्थापित करने के लिए वो बिल्कुल कटिबद्ध है कि हम कैसे राजतंत्र स्थापित करें। लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि बीजेपी का चाहे वो कैडर वोट हो या समाजवादी पार्टी का कैडर वोट हो, सपा के कैडर वोट और बीजेपी के कैडर वोट में ये बात आपको भी बहुत बेहतर पता है कि एक बड़ा मतभेद था। मायावती जी मुख्यमंत्री थी और आदरणीय नेताजी, तो दोनों ही वोटर्स में टकराव था।
समाजवादी पार्टी के कैडर वोट में और बसपा के कैडर वोट में, और ये दुश्मनी लगभग 2 दशक तक चली। मैं इसको आप कह लीजिए 90 के दशक से लेके और 2017 तक ये दुश्मनी लगातार बनी रही, इसमें कोई संशय नहीं। थोड़ा सा वोट हमको मिला था, मूव हुआ था 2012 में, जब हमें बेहतर सीटें मिली और सत्ता बनी। लेकिन 2019 के मायावती जी के गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी के कैडर वोट और बसपा के कैडर वोट में जो खाई थी, जो मनमुटाव था, जो दूरियां थी, उनको उस गठबंधन ने पाट दिया। इसकी परिणति ये हुई कि बीएसपी का कैडर वोट, चाहे वो पिछड़ा हो या दलित हो, बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के उनके कैडर वोट और उनके नेता जुड़े। और वो जुड़ने का कारण ये था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2 बातें कही सबसे महत्वपूर्ण। एक, मायावती जी ने खुल के कहा कि हम जब अखिलेश जी थे तब वो दौर नहीं था जो वीवीआईपी घटना हुई थी, वो अखिलेश जी राजनीति में नहीं थे। और दूसरी बड़ी बात, अखिलेश जी ने कहा कि समाजवाद के जो साइकिल निशान है समाजवादी पार्टी की, उसके 2 पहिया हैं, एक अंबेडकरवाद और एक लोहियावाद। ये बात शायद बसपा के कैडर वोट को धुर कर गई, बात कर गई, उनके दिमाग में बैठ गई, और उसकी परिणति ये लगातार देखने को मिल रही कि लेकिन मनोज जी, आप जिस टीबी का जिक्र कर रहे हैं, ठाकुर ब्राह्मण, इसमें ठाकुर ब्राह्मण ही क्यों? बनिया समाज, ये तो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था कि ये कहा जाता कि जो कहा जाता था कि जो सवर्ण वोट बैंक है, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, ये बीजेपी के साथ है। लेकिन बीजेपी तब तक उस स्थिति में नहीं थी। बीजेपी उस स्थिति में तब पहुंची जब ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, जिरानी, जिसको आप टी भी कह रहे थे, इसके साथ पिछड़ा भी आया और दलित भी आया, और उसी वोट बैंक को तो अभी तक बीजेपी अपने साथ इंटैक्ट किए हुए तभी तो लगातार चुनाव जीत रही है। देखिए, इस बात का तो बड़ा शानदार जवाब है। 10.5% वोट निकल के आया है टोटल बिहार में, जिसकी आप बात कर रहे हैं। 10.5% वोट है सर। कमोबेशी यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है, 1-2% इधर उधर, इससे ज्यादा वोट नहीं। सबसे ज्यादा वोट जो बीजेपी को मिला वो पिछड़ों को मिला। और किस पिछड़े का वोट आपको मिला है? वो समाजवादी पार्टी का कुछ पिछड़ा था, जिसमें समाज, जो कुर्मी समाज है, उसका एक बड़ा वोट समाजवादी से शिफ्ट होके भाजपा के पास गया। और दूसरा जो मायावती जी के पास पिछड़ों का एक बड़ा अम्ब्रेला था, जिसको हम अति पिछड़ा कह सकते हैं, वो शिफ्ट हुआ। तो यानी पिछड़े और दलितों का वोट बीजेपी को मिला। ये बात कर रहा हूं, ये तो मैं एक जिसे व्यंग कह लीजिए, अगर वो MY फैक्टर करके समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, तो मैं उसको उसके उस परिप्रेक्ष्य में कहने की बात कर रहा हूं। तो क्या समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 2 ही वोट है क्या? अरे हमारे पास कितने सारे विधायक हैं। आप मुस्लिम और यादव की बात करते हैं, आप जिस कास्ट से आते हैं उस कास्ट से भी हमारे पास हमारे MLC हैं, हमारे तमाम सारे नेता हैं, और जितने भी जातियां हैं सबके हमारे पास नेता है, सबका वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। लेकिन चूंकि हमें बदनाम किया गया और ये बात कही गई कि समाजवादी पार्टी MY की पार्टी है। अच्छा, MY अभी बिहार की तर्ज पे कहने की हिम्मत नहीं पड़ेगी इनकी बिहार में, क्योंकि वहां 32% है MY, और 32% का जो डेटा है वो बड़ा एक दूसरे को जोड़ता है। जब वो जानता है कि इस डेटा से हम ताकत, जिसको नहीं मालूम है वो नहीं जोड़ता है, बढ़ जाता है। लेकिन जिस दिन उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना हुई, उस दिन यहां डेटा आया, वो भी कमी बेसी इसी तरह का होगा। तो जो बिहार की जनता से एक मूव हुआ है उन आंकड़ों आने के बाद, वो पूरे देश में लागू हो रहा है। और उसका जो मैंने बताया कि 90% दलित, 90% से ज्यादा पिछड़ा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ आएगा, वो यही आधार है। और एक मैं आपको एक बड़ी सीक्रेट बात बता दे रहा हूं, ये आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा। जब आप लखनऊ छोड़ेंगे या कोई महानगर के आसपास का जिला छोड़ के जब आप इंटीरियर में जाएंगे, और आप देखेंगे, पाएंगे कि एक बड़ा क्रांति चल रही है अंदर खाने, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो। और क्रांति वो ये कर रहा है, वो अभी तक तो एक बड़ी बात थी जो लगातार कहते थे कि बीजेपी को हराएगा कौन। प्रधानमंत्री जी कहते थे ये बिखरा हुआ विपक्ष हमें क्या हरा पाएगा, ये छोटे छोटे नेता, ये प्रादेशिक पार्टियां हमें क्या हरा पाएंगी। वो मिथक और उस बात को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। अब डिबेट में ये विषय बिल्कुल नहीं है कि कौन हराएगा मोदी को, सिर्फ एक बात बची है बस, चेहरा कौन होगा। उसका भी इंतजाम इंडिया गठबंधन ने कर लिया और वो भी सामने आ जाएगा। दलित पिछड़ा चेहरा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं वो दलित हैं, और बड़ा मूव है। समाजवादी पार्टी के साथ दलितों के तमाम सारे नेता हैं, चाहे वो चंद्रशेखर के रूप में हो या भविष्य में और भी दलित नेता समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेंगे।
उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। बड़ा मूव बिहार में भी होने जा रहा है, ये मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, देख लीजिएगा दलितों का किस तरीके से मूव होता है। जी चलिए चलिए, इंतजार रहेगा उस मूव का। इस चर्चा को ही विराम देते हैं। मनोज भाई, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे काशीराम की पुण्यतिथि पर शुरू होने जा रहे कांग्रेस के एक बड़े कैंपेन की, जिसके जरिए कांग्रेस दलित वोट बैंक को अपनी पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेगी। एक समय में ये सभी वोट बैंक कांग्रेस पार्टी में ही समाहित थे, लेकिन तब उस दौर में जात की या वोट बैंक की, जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति नहीं हुआ करती थी। लोग मुद्दों के आधार पर वोट दिया करते थे, लेकिन जैसे जैसे जाति का जहर समाज में घुलता गया, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों का भी उदय होता गया और जाति आधारित पार्टी से लेकर के अब तो जाति आधारित संगठन तक राजनीति में पूरी धमक के साथ अपने दावेदारी पेश करते हैं। कई बार कहें तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मोलभाव करने की स्थिति में रहते हैं। फिलहाल आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।